हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग हम 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं। इस 1.5 लाख के अंदर हमारी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। हमारे पास यूलिप है, NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है, हमारा PF है। इसके अलावा ELSS भी 80C के अंदर आता है। अब ELSS के बारे में मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका फ्रीजिंग पीरियड 3 इयर्स होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉइन ज़ेरोडा के थ्रू डिफरेंट ELSS स्कीम देखेंगे, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ELSS स्कीम के अंडर है हमारे, और उनको कुछ अपने पैरामीटर्स पे उनको जज करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से टॉप 2 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो आप देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कॉइन ज़ेरोडा अपनी आईडी ओपन कर रखी है। इसके अंदर जब मैं ELSS टाइप करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड है, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड है। तो इन सभी टॉप 8 म्यूचुअल फंड को, ELSS म्यूचुअल फंड को हम अपने पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे। अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे, चलो देखते हैं। एक बार एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को ओपन करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो होगा CAGR। तो यहाँ पे CAGR आप देख सकते हो कि उसके लास्ट 1 ईयर, CAGR का मतलब होता है कि लास्ट 1 ईयर में, लास्ट पीरियड में उसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लास्ट 1 ईयर में इसमें -3.98 का रिटर्न दिया है, जो कि नेगेटिव है। बट हम यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि ELSS स्कीम में 3 इयर्स का फ्रीज पीरियड होता है। तो एटलीस्ट हम 3 इयर्स तो देखेंगे ही। तो अगर मैं इसको चेंज करके 3 इयर्स करता हूँ तो आप देख सकते हो 11.31% का रिटर्न दिया है इसने। और उसके बाद में मैं एक दूसरा पैरामीटर भी लूँगा 5 इयर्स का, जो मैक्सिमम है। अगर 10 इयर्स होता है तो मैं 10 इयर्स ले लेता यहाँ पे। तो हम 3 इयर्स और 5 इयर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे सभी म्यूचुअल फंड को। हमारा थर्ड पैरामीटर रहेगा AUM, विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज सपोज करो किसी म्यूचुअल फंड का AUM काफ़ी स्मॉल है। अब किसी दिन मार्केट ने पैनिक करा, मार्केट में सपोज कहीं पे लड़ाई हो गई और मार्केट गिर रही है उस दिन, तो इन्वेस्टर पैनिक में आ जाएगा और उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करेगा। तो एक दिन में जब एकदम से इतने लोग एग्जिट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी प्रेशर आता है किसी भी भाव पे एग्जिट करने का। तो बट अगर आपके म्यूचुअल फंड का AUM काफ़ी बड़ा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उससे उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको एग्जिट लोड कम आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जो पैनिक कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनको पता होगा कि यार ये तो गिरना चढ़ना लगा ही रहता मार्केट में। तो उसके लिए AUM को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा हम देखेंगे एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड से जब एग्जिट करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 0% है। तो देखेंगे कि भाई किसी और म्यूचुअल फंड में क्या एग्जिट लोड है या क्या नहीं है। उसके अलावा हमारा अनदर पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसमें आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रही है। अब सपोज करो यहाँ पे 0.77% है। अब सपोज करो आपने अगर 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में लगाया तो 1000 रुपये का 0.77% हो गया 7.7 रुपीज़। तो 7.7 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और वो सीधा कॉस्ट जाएगी म्यूचुअल फंड के पास। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी आपको। इसको भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज ये ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपको ब्रेक इवन करने के लिए उतना आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर एक महीने में आपने 0.77% आपका अगर म्यूचुअल फंड बढ़ा है तो फिर भी आपका ब्रेक इवन ही होगा कॉस्ट का। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके अलावा हम इसके सेक्टर्स में भी देखेंगे कि टॉप सेक्टर्स किस में लगा रहे हैं, प्लस में इसके टॉप स्टॉक कौन से हैं, कोई अच्छा स्टॉक है या ऐसे बेकार सा स्टॉक इसने ले रखा है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सब पैरामीटर्स को मैं क्या करूँगा, मैं इनको एक्सेल में डाल दूँगा। इन सब पैरामीटर्स को एक्सेल में डाल के उसके सामने कॉलम में मैं
इन टॉप 8 म्यूचुअल फंड को रख लूँगा और फिर हम कंपेयर करेंगे कि कौन से टॉप 2 म्यूचुअल फंड में जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक्सेल बना लिया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉप 8 म्यूचुअल फंड है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए, प्लस में ये हमारे पैरामीटर्स थे, ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं। तो आप फर्स्ट ग्लैंस में देख सकते हो कि मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड है जिसने लास्ट 3 ईयर में 18.50% का रिटर्न दिया है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर है। और लास्ट के 5 ईयर में भी कंसिस्टेंट रहा है जिसमें इसने 16.53% का रिटर्न दिया है, which is which is very good for me। एंड इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 10,000 करोड़ से ऊपर है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा AUM कह सकते हैं हम। एग्जिट लोड इसका 0% है, सभी का 0% है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे कम है, अगर पूरे यहाँ पे हम कंपेयर करते हो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड का है। तो मेरी पहली पसंद मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड है जहाँ पे मैं अपना पैसा लगाऊँ। अब सेकंड अगर बात करेंगे सेकंड में कौन आता है, तो अगर रिटर्न की बात करें तो सेकंड में आता है DSP टैक्स सेवर फंड। इसने लास्ट के 3 साल में 15.94% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 13.05। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका काफ़ी अच्छा है, 9800, जो 10,000 करोड़ के आसपास ही है। और एक्सपेंस रेशियो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका AUM देख सकते हो 31,650 करोड़। इसका सेकंड पीयर जो है आदित्य बिरला 13,700, उससे कहीं ज़्यादा, यानी डबल से भी ज़्यादा इसके पास AUM। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए काफ़ी टफ डिसीजन था नंबर 2 सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि DSP टैक्स सेवर फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, उसके कंपैरिजन में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो इतना बड़ा अमाउंट लेके भी डिसेंट रिटर्न दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को चुना। आपको क्या पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक्सेल शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपने हिसाब से कंपैरिजन करो कि ठीक है आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो हमने ये 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं इनको हम CoinZeroda के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे इनके अंदर और देखेंगे कि भाई कैसे आप CoinZeroda के थ्रू लमसम या सिप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।